नमस्कार। इस पढ़ंत किस्सा गोई कहानी कहने की कला स्टोरी टेलिंग प्रतियोगिता में आप सभी का स्वागत है। कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, गर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। कौन सी बात कब कहाँ कैसे की जाती है, गर ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। शब्द संभार के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। शब्द संभाल के बोलिए, शब्द के हाथ न पाओ। एक शब्द औषध करे, एक शब्द करे घाव। तो इसी तरह के शब्दों को लेकर, इसी तरह के अल्फाजों को लेकर आज एक और कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। जो ऑनलाइन हमसे जुड़ रहे हैं सदस्य कॉम्प्लेक्स के या सीएसआर हेडक्वार्टर के भी, और जो यहाँ इस कक्ष में मौजूद हैं उनका भी मैं इस प्रतियोगिता में हार्दिक स्वागत करता हूं। लगभग 2 वर्ष पूर्व यह प्रतियोगिता आरंभ की गई थी। पहली प्रतियोगिता हमने ऑडिटोरियम से ही की और दूसरी प्रतियोगिता हमें मजबूरन 101 यहाँ इसी कमरे से करनी पड़ी। पंजाबी में एक कहावत भी है, ना अलख ना बुखारे जो मजा छज्जू चौबारे। हालांकि जो मजा ऑडिटोरियम में किसी भी प्रतियोगिता को कराने में आता है वो इस छोटी जगह में नहीं आता। लेकिन खैर, मजबूरी हालात कहिए, वक्त की नज़ाकत कहिए, एक बहुत बड़े संकट से हम लोग गुजर रहे हैं, महामारी से गुजर रहे हैं। बहुत सारे लोग व्यक्तिगत रूप से प्रभावित भी हुए हैं, फिर भी खैर जिंदगी है, इसी का नाम जिंदगी है, चलती रहेगी। बहुत सारी आशंकाएं इस प्रतियोगिता को शुरू करते समय हमारे जहन में आई, मन में आई कि लोग इसको कैसे स्वीकारेंगे। पढ़ंत किस्सा गोई एक बिल्कुल नया विषय था, लेकिन आप सभी लोगों को बताना चाहूंगा बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस जिसे कहते हैं, बहुत ही अच्छी प्रतिक्रिया इस प्रतियोगिता को मिली है पिछले कुछ वर्षों में। और सीएसआर के लोगों के पास, सीएसआर के कार्मिकों के पास बहुत कुछ कहने को है। ये जाना है मैंने इन 2 वर्षों में। बहुत सारे छुपे हुए प्रतिभाएं हैं, बहुत सारे कहानीकार हैं हमारे पास, बहुत सारे कलाकार हैं, अपनी बात कहने के लिए उत्सुक हैं, बेताब हैं। तो आइए अब बात करते हैं आज के निर्णायकों की। मेरी बाईं तरफ बैठी हैं हेड स्टेट डॉक्टर रमा जी। अत्यंत व्यस्त समय में से समय निकाला है, आग्रह स्वीकार किया है, और उसके लिए मैं आपका आभारी हूं रमा जी। और उनके साथ हैं डॉक्टर वंदना बिष्ट, बहुत वरिष्ठ वैज्ञानिक, मिशन डायरेक्टरेट की। बहुत अधिक व्यस्तता इनके निदेशालय में भी, लेकिन पिछली बार की तरह इस बार भी मेरे आग्रह पे दोनों वैज्ञानिक, हमारे वरिष्ठ वैज्ञानिक यहाँ हमारे बीच आए हैं। आप दोनों की गरिमामय उपस्थिति से हमारा ये छोटा सा कार्यक्रम और बड़ा हो गया और भव्य हो गया। धन्यवाद। दोनों ही अपने अपने क्षेत्रों की विदुषियां हैं, अपनी विधा में पारंगत हैं, आत्मविश्वास से लबरेज हैं। रोजाना सैकड़ों चुनौतियां इनके सामने आती हैं। हेड साहिबा के साथ मैं कुछ दिन रहा भी हूं इनके सेक्शन में, तो लेकिन विचलित नहीं होती। दोनों ही कुशल गृहिणियां भी हैं, उसके बावजूद इतने बड़े निदेशालयों की जिम्मेदारी संभालना। तो एक बार जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए अपनी। अच्छा इंट्रोडक्शन हम खुद अपना नहीं दे सकते। धन्यवाद। इससे पहले कि ये प्रतियोगिता हम शुरू करें, 5 पुरस्कार हैं इस प्रतियोगिता में। पहला 3000 का, दूसरा 2500 का, तीसरा 2000 का, चौथा और पांचवा 2 पुरस्कार 1000 रुपए के हैं। प्रतियोगिता के कुछ, जैसे कि सभी प्रतियोगिताएं नियमों से बंधी होती है, ये भी अपवाद नहीं है। ये प्रतियोगिता भी नियमों से बंधी हुई है। आपको कहानी कहते वक्त, कोई किस्सा बताते वक्त थोड़ी सी अपनी भाषा को संयत रखना है, उच्चारण की शुद्धता देखी जाएगी आपकी। आपका कंटेंट कैसा है, विषय वस्तु कैसी है, वह देखा जाएगा। माननीय निर्णायक महोदय देखेंगे आप हाव भाव कैसे हैं, आप कितने आत्मविश्वास है आपके भीतर, और आप दर्शकों से या श्रोताओं से, अगर आप इस कक्ष में मौजूद हैं तो आप कनेक्ट कैसे होते हैं, उनसे जुड़ते कैसे हैं, इन सब चीजों पर विचार किया जाएगा। तो
सबसे पहले मैं यहाँ इस कक्ष में मौजूद प्रतिभागियों को, भगवत जी नहीं है, भगवत जी को कोई ले आए, अगर श्रीकांत जी है ना, भगवत जी का भी नाम है, अगर ले आए तो बेहतर रहेगा, है ना। सबसे पहले मैं आवाज दूंगा श्री राजीव पांडे जी को, वो आए और अपनी बात रखें। राजीव पांडे जी हमारी लगभग सभी प्रतियोगिताओं में बढ़ चढ़कर भाग लेते हैं, बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए और हर फन में मौला हैं। श्री राजीव पांडे जी। आदरणीय निर्णायक मंडल, हिंदी अधिकारी एवं मेरे साथियों, आज ये संयोग ही है कि मैंने जो मेरी जो एक्चुअली किस्सा का जो शीर्षक है वो है कामकाजी महिलाएं जी। बहुत बढ़िया। कल मैं ऐसे ही अपनी पत्नी के साथ बैठा था कि कहानी लिखी जाए, तो मैंने पूछा किस टॉपिक पे लिखूं। तो बस उन्होंने थोड़ा सोचा और वो भी कामकाजी ही हैं, तो उन्होंने कहा आप इसी पे लिख दो। तो मैंने कहा ठीक है। तो बस आज सुबह सुबह इसको लिखा है मैंने। स्वागत है। कामकाजी महिलाएं। शांति एक ऑफिस के लिए शांति अपने ऑफिस के लिए तैयार हो रही है और उसका मनोभाव आज बहुत ही अजीब तरह का हो रहा है। आज वह पूरे 6 माह के बाद ऑफिस जाएगी। उसका 6 माह का बच्चा झूले में बेफिक्र सो रहा है और शांति के भीतर एक तूफान सा आया हुआ है। इतने महीनों के बाद पहली बार वह अपने बच्चे को 10-12 घंटों के लिए छोड़ेगी। अपने अंदर वात्सल्य का वेग इतना तीव्र है, शांति के अंदर वात्सल्य का वेग इतना तीव्र है कि वह आंसू बनकर उसके आंखों से टपक रहे हैं। कभी वह अपने बच्चे को देखती है, कभी खुद को आईने में देखती है और अपने आप से प्रश्न करती है कि क्या इस कीमत पर नौकरी जरूरी है। परंतु अगले ही क्षण बच्चे का भविष्य और अपना स्वाभिमान याद आता है। बहुत बढ़िया। और वह दृढ़ संकल्पित हो अपने कार्य के लिए निकलने की तैयारी करती है। शांति एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर पद पर है, जहां उसे 6 लोगों की टीम को देखना होता है। आईटी कंपनी में कार्य का दबाव अधिक होता है, जहां आपको एक निश्चित समय के अंदर तय लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। इतने समय के बाद ऑफिस जाना जहां आपको अत्यधिक कार्य इकट्ठा मिले और वह भी पहली बार बच्चे को छोड़कर, तो इस बात का अंदाजा लगाया जा सकता है कि ऑफिस में स्थिति क्या होगी। शांति का मन ऑफिस में बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। वह बार बार यही सोचती रहती कि बच्चे ने दूध पिया कि नहीं पिया, वह कैसा होगा, कहीं मुझे याद कर रो तो नहीं रहा है। इन्हीं सब उधेड़-बुन में कब दोपहर के खाने का समय हो गया उसे पता ही न चला। वह बाहर निकलकर अपने सबसे पहले अपनी सासू माँ को फोन करती है और बच्चे का हाल पूछती है। जब उसकी सासू माँ ने मुस्कुराते हुए कहा कि घर पर सब ठीक है, बच्चा अपने में ही मस्त है और उसने दूध पी लिया है, तब शांति चैन की सांसें लेती है। शांति के पति एक छोटा सा कारखाना चलाते थे और उन्हें बहुत ही कम समय मिल पाता था घर के लिए। घर की जिम्मेदारियां शांति ने अकेले ही संभाल रखी थी। इन जिम्मेदारियों से उसकी सासू माँ का सहयोग मिल जाता था। शांति उस पीढ़ी की लड़की है जहां महिलाएं दोहरी जिम्मेदारियां निभा रही होती हैं। जहां वह एक ओर घर की दहलीज लांघ पढ़ाई करने के पश्चात नौकरी कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारी भी उसी बखूबी से निभाती हैं। हालांकि इसमें कई महिलाएं ऐसी भी हैं जिन्हें समाज के संकुचित व रूढ़िवादी मानसिकता की कीमत भी चुकानी पड़ती है। आज शांति ने ऑफिस से घर का सफर बहुत मुश्किल से तय किया। ऐसे तो वह 6 माह से रोज इसी रास्ते से आया जाया करती थी, परंतु आज उसे यह रास्ता बहुत लंबा लग रहा था। उसे लग रहा था कि कब वह घर पहुंचेगी और अपने बच्चे को सीने से लगाएगी। घर पहुंचते ही शांति ने अपने बच्चे को झूले से उठा लिया और बेतहासा चूमने लगी, जैसे गाय अपने बछड़े को चूमती व सहलाती है। उसका अपने बच्चे से मिलना इस प्रकार था जैसे नदियां बांध के बंधन को तोड़ अपने प्राकृतिक आकार को पा लेती हैं। एक महिला जो कई रिश्तों से बंधी होती है, जैसे बेटी, बहन, पत्नी आदि, परंतु वह अपनी संपूर्णता को तभी प्राप्त करती है जब वह माँ बन जाती है। इन रिश्तों के निर्वहन के साथ साथ वह महिलाओं को ऑफिस की जिम्मेदारियां भी निभानी पड़ती है और इन जिम्मेदारियों के सफलतापूर्वक निर्वहन के लिए घर के बाकी सदस्यों का सहयोग व सामंजस्य वांछनीय है। एक दिन शांति अपने पति के साथ शाम की चाय पी रही थी और संवाद के दौरान वह अपने पति को कहती है कि ऐसे तो हमारा सारा जीवन निकल जाएगा, हम बूढ़े हो जाएंगे, हम आज को तो जी ही नहीं पा रहे हैं। पति अपनी पत्नी की बात को बड़े ध्यान से सुन रहे थे और उन्होंने कहा, तो हमें क्या करना चाहिए? पत्नी ने कहा, आप अपने कारखाने के कार्य से थोड़ा समय निकालिए और बच्चे को खिलाइए, उसके साथ समय व्यतीत कीजिए, अन्यथा उसके बचपन का आनंद तो हम कभी ले ही नहीं पाएंगे। पति ने पत्नी की बात सुन निश्चय किया कि वह रोज 2 घंटे अपनी पत्नी व बच्चे को देंगे। मित्रों, मैं अंत में इतना ही कहना चाहता हूं कि अपनी बच्चियों को खूब पढ़ाएं, खूब बढ़ाएं, उनकी क्षमता के अनुसार उन्हें खूब मौके दें,
उन्हें काबिल बनाए। नौकरी करना या ना करना यह उनका चयन होगा, परंतु उन्हें अपने जीवन में कभी इस बात का मलाल ना रह जाए कि काश पापा मुझे आगे पढ़ने देते, तो आज मैं भी कुछ कर सकती थी, कर पाती। अपनी बच्चियों को काबिल बनाए ताकि भविष्य में वह जिस रिश्ते से भी जुड़े वह सम्मान, सहयोग और सामंजस्य पर आधारित हो। बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर प्रस्तुतिकरण श्री पांडे जी का। कॉम्प्लेक्स से जोड़ने किसी कोई कॉम्प्लेक्स से? सैनी जी, पवन जी, सुनीता जी, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? सुनीता जी जी जी, आप अपना कैमरा ऑन, आप अपना माइक भी ऑन कीजिए, कैमरा भी ऑन कीजिए। जी कैमरा भी ऑन है, माइक भी ऑन है जी। मेरा पवन बोल रहा हूँ जी। पवन जी, आप अपना किस्सा पढ़ सकते हैं, आप अपनी कहानी सुना सकते हैं। माननीय निर्णायक महोदय आप सुन रहे हैं। पवन जी, मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप अपनी बात कहिए। ठीक है जी। थोड़ा सा पीछे हो जाइए, आपको देख नहीं पा रहे हम थोड़ा। हाँ बस बिल्कुल ठीक है। हाँ भगवत जी बिठा दीजिए इधर। भगवत जी। सभापति जी शुरू करूं मैं? जी स्वागत है। मेरे एक मित्र हैं जो मेरे साथ हमेशा सवेरे शाम मेरे साथ आते हैं। पूसा एग्रीकल्चर के अंदर वे अपनी जॉब करते हैं। उन्होंने मेरे को एक किस्सा सुनाया जो मेरे को दिल को ऐसा छुआ, जिसको मैंने एक कहानी के रूप में उसको प्रस्तुत करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। इसमें भी नारी की भावनाओं पर आधारित किस्सा समझिए, जिसका मैंने शीर्षक दिया है कठपुतली। हमारी एक अच्छी खासी प्रतिष्ठित महिला अधिकारी, लेकिन आज 2 महीने से अस्पताल की दीवारों को शून्य से घूरती हुई नजर आती थी। हमारी पूरी टीम के अथक प्रयासों के बावजूद उनकी चुप्पी नहीं तोड़ने में हम खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। नींद में वह बड़बड़ाती थी, भी गणित के कोई सूत्र या मनोवैज्ञानिक का कोई विश्लेषण, कई ऐसी अनजुन जिसे सुनकर हम वाक्य पकड़कर अपनी डायरी में नोट कर ले कि क्या पता कौन सा सूत्र या भावना किस व्यक्ति की समस्या को सुलझा। ऐसा लगता का कोई खजाना लेकिन खुली आंखों में हमेशा एक अंतहीन चुप्पी रहती। हमारी पूरी टीम परेशान थी कि नींद में जो दिमाग इतना काम करता है वह जागने पर इतना सुस्त कैसे हो सकता है। उनके घर वालों से बात की, लेकिन समस्या का कोई और छोर नहीं मिल पा रहा। एक दिन अचानक उन्होंने सामने पड़े नैपकिन को उठाया और अपने मुंह पर पट्टी की तरह बांधते हुए धीरे धीरे बुदबुदाया, डॉक्टर, आप अपनी पत्नी का मुंह भी इसी तरीके से बंद करते होंगे जब वह बोलती है। डॉक्टर हैरानी से, मतलब क्या है आपका कहने का? आप, मैं उसका मुंह बंद क्यों करूं जो वो बोलना? आखिर वह उसको उसकी महिला अधिकारी ने कहा। नहीं डॉक्टर नहीं, इंसान नहीं, पुरुष के इशारों पर चलने वाली कठपुतली कहिए, जो केवल अपनी रजामंदी पर नौकरी, जो केवल उसकी रजामंदी पर नौकरी करे। किसी से बात करना है वह भी उसका पति ही निर्धारित करे। उसकी सैलरी कहाँ खर्च होनी है और उसकी मित्रता का दायरा भी पति ही निश्चित करता है। वह अपना विवेक पति नामक पिंजरे के में कैद करके रखती है, जिसे वह समय समय पर निश्चित कि अब तुम्हें क्या है और अब कहाँ जाकर आप। महिला अधिकारी की बातें सुनकर सब स्तब्ध रह गए और सोचने पे मजबूर हो गए। पिंजरे में बंद विवेक इस कैसे बाहर आने के लिए छटपटा रहा है। समाप्त। धन्यवाद पवन जी, हमारे साथ अपनी इस छोटी सी कहानी को, इस किस्से को शेयर करने के लिए। अब मैं आमंत्रित करूंगा श्रीमती सुनीता यादव जी को। सुनीता जी, आप मेरी आवाज सुन रही हैं? सुनीता जी थोड़ा सा आप पीछे हो जाइए या कैमरा आगे कर दीजिए। हाँ जी।
जी जी सुनीता जी, आप अपना माइक ऑन कर दीजिए सुनीता जी। माइक, हाँ जी, आप अपनी बात कहिए, हम सब सुन रहे हैं आपकी बात जी। नमस्कार सबको। मेरा किस्सा मेरे जीवन पे याद रहता है। एक घटना, मेरी आदत खराब लगा लो या कैसे, जहां भी जाती हूँ मैं, बेटा मेरा स्कूटी लेके जाता है, मैं साथ जाती हूँ। और जैसे थिएटर गए या मॉल गए, पार्किंग में पार्किंग शुल्क ना देना पड़े, इसके लिए मैं कह देती थी स्टाफ हूँ मैं। स्टाफ मीन्स पुलिस अधिकारी हूँ मैं। तो हाँ, व्यंग्यात्मक है सारा मेरा। तो और वो कहते थे अपना आई कार्ड दिखाओ। मैं इतने कॉन्फिडेंस में होती थी, अपना सीएसआई वाला आई कार्ड दिखाया, वो समझते थे दिल्ली पुलिस का ही है। शायद सारे ऐसे ही होते होंगे अनपढ़, वो वीएमसीडी का वसूल करने वाले टैक्स, ये सारा तो हो जाता था। अभी पिछले दिनों क्या हुआ, मुझे ओरिएंटल इंश्योरेंस जाना पड़ा, सीपी जनपथ पे ओरिएंटल इंश्योरेंस का हेडक्वार्टर है, वहां पे जाना पड़ा। तो वहां आराम से हमने अंदर एंट्री किया, काफी मतलब एमसीडी वाले बैठे थे, लेकिन उन्होंने ना रोका ना पर्चियों के लिए कुछ कहा। हमने जाके हम स्कूटी अंदर ले गए। और मैंने कहा बेटे को कि कारों के पास लगा दी स्कूटी का, मम्मी वहां टैक्स वो बैठे हैं, उनसे पर्ची कटा लेते हैं एमसीडी वाले। मैं कहा नहीं नहीं, उन्होंने तो हमें पूछा तक नहीं, यानी कोई देखता ही नहीं होगा यहाँ पे। तो हम ऐसा करते हैं, मैं काम कर रहे थे, वैसे भी मैं स्टाफ से हूँ, क्या दिक्कत है। ऐसा कह के मैं चली ओरिएंटल की तरफ। बाहर गार्ड बैठा था, मैडम आपने अपनी गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, यहाँ से उठा ले जाते हैं क्रेन वाले आके, आप अपने स्कूटर को पार्किंग में लगाइए, पार्किंग स्लिप। मैंने कहा मैं स्टाफ से हूँ, जब ये कारें खड़ी हैं तो मेरी स्कूटी भी लग सकती है यहाँ पे। कह रहे जी आप आगे, आपकी मर्जी। मैं चली गई, 10 मिनट का मेरा काम था। मैं 10 मिनट के बाद वापिस आई तो मेरी स्कूटी गायब वहां से। अब मेरा बेटे ने बैंक कसा मेरे ऊपर, कह रहा मम्मी आप अपना स्टाफ चलाओ, ले गया स्कूटी कहाँ है। मैं इधर पूछा, एक आध सोर्स से बात की कि पुलिस कहाँ लेके जाती है। किसी ने कहा कि उधर पुराना किला के पास होता है, वहां जाना पड़ेगा आपको, तो वहां लेके जाते हैं। फिर वो एक पुलिस कांस्टेबल नजर आ गए मुझे गश्त करते, उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आप मैडम इधर शिवाजी स्टेडियम के सामने चले जाइए, वहां पे एमसीडी वालों की ये है जहाँ पार्किंग, वो लेके जाते हैं क्रेन से। वहां मैं बेटे को लेके गई ऑटो से। तो वहां पे जाके मुझे 500 रुपए की स्लिप कटानी पड़ी और तब स्कूटी छुड़ानी पड़ी। 10 रुपए के बदले 500 रुपए लगाने पड़े मुझे। तब से मुझे बड़ी अकल आ गई। लेकिन अब भी जब भी मैं जाती हूँ, बेटा कहता है मम्मी चलाओगे स्टाफ, तो मैं कहती हूँ नहीं भैया, कान पकड़े, अभी स्टाफ नहीं चलाऊंगी। तो मेरा कहना यही है कि जरूरी नहीं है कि आपका हर जगह अलग काम कर जाए, कभी आपको बदले में कई गुणा देने पड़ सकते हैं। ज्यादा चालाकी ठीक नहीं है। हमेशा रूल को फॉलो करें, और जहां आपको टैक्स भरना है, जहां आपको चालान देना है, जहां आपको एमसीडी की शुल्क देना है, वह दे। धन्यवाद। बहुत ही मजेदार किस्सा सुनीता यादव जी का। कहीं ये जुर्माना आपको इसलिए तो नहीं देना पड़ा कि आपने सीएसआईआर का आई कार्ड दिखाया था? नहीं सर, वहाँ आई कार्ड दिखाने का टाइम ही नहीं मिला ना, वरना तो चल जाता सर। धन्यवाद, मैं मजाक कर रहा हूँ सर। वहाँ वो टोल टैक्स वाले ही गड़बड़ वाले थे सारे, जो शुल्क काटते थे, वो रोकते ही नहीं थे गाड़ी को। उनके साथ कुछ होगा 3-5 का हिस्सा एमसीडी वालों के साथ। वो फिर उन्हें उसी टाइम फोन कर दिया कि आप आइए, स्कूटी खड़ी और ले जाइए। सुनीता जी, आपके अलावा भी कोई हैं कॉम्प्लेक्स से और साथी हमारे? हाँ जी, विजय जी हैं, विजय जी। हाँ विजय जी आप मेरी आवाज सुन सकते हैं? विजय जी असल में जी अभी मीटिंग में है, अगर जो समय रहा तो वो जरूर अपना कविता कर पाएंगे। जी आप हमारे साथ बने रहिए। हम बाकी प्रतिभागियों का जो हेडक्वार्टर्स हैं, यहाँ से अब प्रतिभागी लेते हैं। अमीय बिंदु गुप्ता हैं, विशाल जुनेजा, श्री आंसू प्रसाद, श्री अनिकेत श्रीवास्तव। श्री अनिकेत जी आप अपनी बात कहिए, अच्छा आगे आ जाइए। आप चाहें अगर आप यहां से आराम से कह सकते हैं, जहां से भी आपको लग रहा है कि कंफर्टेबल है वहां। जी सभी लोगों को मेरा नमस्ते। मेरा नाम अनिकेत श्रीवास्तव है। आप वास्तव में ही श्री हैं। धन्यवाद सर। मेरी सर कहानी का शीर्षक है परिवार का महत्व। जी, इसमें सर वैसे तो ये हिंदी भाषा में ही है, थोड़ी सी इसमें क्षेत्रीय भाषा भी है, क्योंकि मैं उत्तर प्रदेश से हूँ, तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं। राम बाबू अपने जीवन के अंतिम दिनों से गुजर रहे थे। उन्हें हर समय यही चिंता सताती थी कि उनके मरने के बाद उनके परिवार का क्या होगा।
एक दिन उन्होंने अपने पोते धनेश्वर यानी उन्हें प्यार से झुन्नू बुलाते थे, तो उन्होंने झुन्नू को अपने पास बुलाया और समझाने लगे कि देखो तुम्हारे पिता का नाम रमेश था, तुम्हारे पिता तो शराबी हैं, काम कोई करते नहीं है, तो उनसे हम कुछ आशा कर नहीं सकते। तुम समझदार हो, तुम मुझे समझदार लगते हो, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ कि मेरे मरने के बाद ये घर परिवार सब कुछ तुम्हें ही देखना है। जुन्नू को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। वो तो बस दादाजी की बातें सुनने का बहाना करके बस वहां से छूट कर अपने दोस्तों के साथ गिल्ली डंडा खेलने के जाने के लिए बेताब था। उसने दादाजी की बातें सुनकर हाँ में हाँ मिला दी। जैसे ही वहां से छूटा चल दिया दोस्तों के साथ। दिन भर इधर उधर खेलता कूदता हुआ जब घर आया तो माँ सरला चिल्लाने लगी कि पढ़ेगा लिखेगा नहीं तो अपनी पापा की तरह बन जाएगा। तो यह कहकर उसे अपनी माली हालत पे रोना आ गया। ये चिल्लाहट और रोना धोना देखकर अंदर से पिता बोला, पढ़ लिख कर कौन सा कलेक्टर बन जाएगा, 2 जून की रोटी ही तो खानी है, कौन सा महल बनाना है। जुन्नू हमेशा की तरह किसी की बातों पर भी बिना ध्यान दिए अपने आप में मगन था। घर में एकमात्र कमाने वाले व्यक्ति और उस घर के मुखिया राम बाबू के देहांत के बाद तो घर में मानो तूफान टूट पड़ा। 2 जून के रोटी के भी लाले पड़ गए। जैसे तैसे माँ ने दूसरे घरों में चूल्हा चौका करके अपने घर को संभाला। पिता के इस विपत्ति की घड़ी में भी कुछ ना करने और दिन भर शराब पीते रहने के कारण सरला उन्हें हमेशा कोसती रहती। बहुत ज्यादा शराब पीने की वजह से रमेश की तबीयत खराब रहने लग गई और उसे इलाज की जरूरत पड़ गई। अब सरला ये सोचने लगी कि यहाँ तो 2 जून के खाने को भी नहीं है, इलाज कहाँ से कराएंगे। पर कहते हैं ना, मरता क्या ना करता। जैसे तैसे रमेश का इलाज शुरू हुआ, लेकिन तबीयत कम वक्त सुधरने का नाम ही नहीं ले रही थी। रमेश ने इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी शराब नहीं छोड़ा, जिसकी वजह से उसकी हालत दिन ब दिन बहुत ज्यादा बदतर हो गई। एक दिन उसने हार मानकर एक दिन सरला ने हार मानकर अपने पति से बात करने की ठानी और रोते हुए उसे कहा कि अब मुझसे और नहीं होगा, तुम्हें अपनी आदतें बदलनी होंगी, और अगर तुमसे ये नहीं होता है तो मैं और जुन्नू तुम्हारे साथ अब नहीं रह सकते हैं। इस बात ने रमेश को अंदर से झकझोर दिया और उसने सुधरने और अपने परिवार को संभालने की संकल्प ले ली। इस संकल्प से रमेश दिन प्रतिदिन बेहतर होता गया और उसकी तबीयत भी अब पहले से ठीक रहने लगी। वो कहते हैं ना, जहाँ चाह वहां राह। झुन्नू को अपने पिता की पुरानी आदतों की वजह से नफरत हो गई थी। वो अपने पिता से दूरी बनाकर रखता था, उनसे बहुत कम बातचीत करता था। झुन्नू अब बड़ा हो रहा था और उसके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से उसने अपने पैरों पर खड़ा होने की जिद ठान ली। उसने दिन रात एक करके बहुत मेहनत की। उसने एक बड़े शहर में उसे एक अच्छी नौकरी मिल गई। पहले तो वो शहर की नौकरी में गया और वहाँ पैसे में खो गया। उसने पहले वहाँ खूब मौज मस्ती की, यहाँ वहाँ घूमा जैसे उसकी पुरानी आदत थी। वहाँ उन्होंने नए दोस्त बनाए। पैसों की अब कोई चिंता थी नहीं और परिवार से भी कभी कभार बातचीत हो ही जाती थी। सब भूल के वो बस अपनी मौज मस्ती में लगा रहा। एक दिन जब उसकी तबीयत खराब हो गई तो उसे अपने घर की, अपनी माँ की याद आने लगी। उसने फैसला किया कि वो अपनी माँ को अपने पास ही रखेगा। कब तक ऐसे अकेला रहेगा, और मौज मस्ती भी अब उसे बेकार लगने लग गई थी। लेकिन वो अपने पिता को अपने पास नहीं रखना चाहता था। उसे लगता था कि उसके पिता ने उसके लिए किया ही क्या है। अपनी खुद की पढ़ाई तो उसने अपने पैसों से की। बस माँ को कुछ पैसे दे देना ही कोई जिम्मेदारी निभाना थोड़ी ना होता है। उसने माँ को सारी बातें बताई और अपनी इच्छा प्रकट की कि वो उसके साथ रहे, लेकिन पिताजी को मैं साथ नहीं रख सकता। माँ झुन्नू के साथ रहने की बात सुनकर एकाएक तो बहुत खुश हुई, लेकिन पिता के साथ न रखने की बात सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। आखिर जैसा भी था, रमेश उसका पति ही था। विपत्ति की घड़ी में उसने अपने बरसों की पुरानी आदत छोड़कर घर की जिम्मेदारी संभाली थी। सरला ने झुन्नू को समझाया, अरे मूर्ख, अगर तेरा बाप नहीं होता तो क्या तू शहर जाके जो पढ़ाई कर पाया, भले ही अपने पैसों से की, क्या कर पाता? ये जो तू नौकरी बिना किसी चिंता के नौकरी करता है, इतनी मौज मस्ती में घूमता है, क्या वो कर पाता? बिल्कुल भी नहीं कर पाता, क्योंकि तुझे हर वक्त मेरी और घर की चिंता सताती। तुझे ये पता था कि घर में पिताजी हैं तो माँ को देख ही लेंगे, तो घर की चिंता क्या करनी, इसलिए तू इतना कुछ कर पाया। माँ की बातों ने झुन्नू को अंदर से झकझोर दिया और वो सोच में डूब गया कि अगर उसके पिता नहीं होते तो क्या वो ये सारी चीजें कर पाता। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने माँ से माफी मांगी और तय किया कि सारा परिवार एक साथ रहेगा। झुन्नू जो अपने पिता से कभी बात तक नहीं करता था, आज अपने पिता के सामने गया तो फूट फूट कर रोने लग गया और अपने पिता के चरणों में गिर गया। पिता की आंखें भी भर आई और उन्होंने झुन्नू को गले से लगा लिया। पूरा परिवार झुन्नू के साथ शहर की ओर चल पड़ा और खुशी खुशी एक साथ रहने लग गया। इस कहानी से हमें 2 शिक्षा मिलती है। एक तो हम जब चाहें अपनी स्थिति परिस्थिति अपनी किस्मत बदल सकते हैं, जैसा कि रमेश ने बदला। बस जरूरत है तो एक दृढ़ संकल्प की। दूसरी शिक्षा हमें ये मिलती है कि माँ बाप कई बार बहुत मजबूर होते हैं, वो हमारे लिए बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। उन बहुत कुछ करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी वजहें होती हैं, लेकिन उनका होना ही हमारे लिए वरदान से कम नहीं है। और आप भी इस बात को लेकर निश्चित होते हैं कि दुनिया की भाग दौड़ से निकल के जब आप घर जाते हैं तो वो ही 2 लोग हैं जिनके पास बैठ के आपको सुकून मिलता है, क्योंकि वो निश्चल मन से आपके लिए वहाँ पे इंतजार करते हैं। और वही 2 व्यक्ति हैं जो आपके दिल से आपके लिए अच्छा चाहते हैं और आपकी बेहतरी के लिए हर वक्त कामना करते हैं।
धन्यवाद। बहुत बढ़िया कहानी में अनिकेत जी आपने सुनाई। क्रम तोड़ते हुए मैं भगवत जी से पहले भगवत जी बैठे हैं। भगवत जी, बुलंद आवाज, गंभीर व्यक्तित्व भगवत जी का, बहुत ही जुझारू और मेरे महानायक भगवत जी। भगवत जी आप अपनी कहानी शुरू कीजिए। माननीय निर्णायक मंडल और प्रतिभागी और श्रोतागणों, मैं अपनी स्वरचित कहानी योग्यता का पैमाना, अधिकतम से भी अधिक अंक लाना। आज वर्तमान में नौकरी मिलना आसान नहीं, क्योंकि 600 में से 615 अंक लाना आसान नहीं। बहुत बढ़िया। परीक्षा देते रहो, इंतजार करते रहो, इधर उधर भटकते रहो, अपना सिर खुजलाते रहो, लंबी लंबी सांसें छोड़ते रहो। महामारी कोरोना के कारण अनेक युवक युवतियों की नौकरी चली गई और वे सब बेरोजगार हो गए। अन्य नौकरी की तलाश में जहां तहां ठोकर खाकर बैठ गए। अनेक परिवारों का कोई ना कोई सदस्य इस महामारी की चपेट में आकर काल के गाल में समा गए और लाखों का कर्ज भी हुआ और सदस्य भी न बच सका। ऐसे ही एक नेत्रहीन कलरव पढ़ा लिखा, डिग्री हाथ में लिए बीच चौराहे पर खड़ा खड़ा सोच में गुमसुम और स्थिर था। उसके मन में चल रहा था, मेरा क्या होगा मौला। अनेक आंख वाले कोई ना कोई छोटा मोटा काम धाम करके 2 वक्त की रोटी खा पी सकते हैं। नेत्रहीनता के कारण हमारे काम के दायरे सीमित हैं। आज कंप्यूटर का जमाना है, जो कि मुझे भी आता है। मुझे ठेकेदार रखेगा क्यों? मुझे तो विशेष परीक्षा का इंतजार और भाग्य भरोसे रहना होगा। आसपास से जनता गुजर रही है, टीटी पीपी पोंपों की आवाज कानों में गूंज रही है। कोई कह रहा था, सूरदास बाबा कहाँ जाना है? कोई कह रहा था, क्या सड़क पार करा दें? मैं गहरी सांसें लेते हुए सोच रहा था, नौकरी नहीं, जीवन नहीं। आज अपना पैसा किसी को देते चलो, बल्ले बल्ले। अगर पैसा वापस मांगो तो तू क्या और मैं क्या। बहुत बढ़िया। ये रिश्ते नाते बहुत नाजुक हैं यारों। मन में इतना चल रहा था, प्रभु हमें लुई ने सिखाई सीख, कभी ना मांगना झुक कर भीख। जय हिंद। बहुत बढ़िया। हमेशा की तरह बहुत बढ़िया प्रस्तुतिकरण भगवत जी का, और उन्होंने ब्रेल लिपि के जनक लुई को भी लास्ट में धन्यवाद, आखिर में धन्यवाद कहा। और 2 शब्द खास ध्यान जो खींचते हैं मेरा, बल्ले बल्ले और टी टी पों पों। बहुत अच्छे से बहुत बढ़िया से उन्होंने इस्तेमाल किया। तो भगवत जी, बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण भगवत जी का। धन्यवाद सर, आपका आशीर्वाद। अब मैं आवाज देना चाहूंगा, दावत देना चाहूंगा यहाँ पढ़ने की। हिंदी के साथ साथ उर्दू पर भी जबरदस्त पकड़ रखने वाले श्री साहबुद्दीन, मैं कल आपका नाम गलत उच्चारण करता रहा, साहबुद्दीन।
सुभाष जी, भगवत जी को चाहे अपने साथ रख लीजिए, यहाँ जो हाँ, कोई मुझे नहीं। लग रहा है थोड़ा सा दूर रखें तो ज्यादा सही रहेगा ना। हाँ, भगवत जी को उधर कर, हाँ ले, ठीक है। भगवत जी तकलीफ माफ। माननीय निर्णायक मंडल, हिंदी अधिकारी जी, मेरे साथियों, आप चाहें मास्क उतार सकते हैं। हाँ। नहीं ठीक है, आएगा। मैं आप लोगों के साथ अपनी एक छोटी सी लघु कथा, जी स्वागत है। जिसका शीर्षक है कुशल प्रबंधन, साझा करना चाह रहा हूं। जुलाई का महीना है, सावन की शुरुआत है, बादल अटखेलियां कर रहे हैं आसमान में। ऐसे में ही रविवार की एक अलसाई सी सुबह, गुनगुनी धूप खिड़की से झांक रही थी। सुबह की शीतल हवा मन को बड़ा सुकून सा दे रही थी। भाग दौड़ भरी इस दुनिया में सुकून के ये पल जीवन की पूर्णता का एहसास करा रहे थे। मैं चाय का कप पकड़े खिड़की से पक्षियों के एक जोड़े की अटखेलियां निहार रहा था। तभी श्रीमती जी ने नेपथ्य से प्रवेश कर मेरी तंद्रा को भंग किया। वाह, बहुत बढ़िया। उनके हाथ में घर के हिसाब की डायरी और माथे पर शिकन और उलझन के भाव थे। मैंने स्वर्ग से धरा का सफर बड़ी तेजी से पूरा कर लिया। मैं समझ गया था कि गृहस्थी की कोई ना कोई झमेला विमर्श के लिए रखा जाना है। मैंने श्रीमती के बोलने से पहले ही भावों को पढ़कर माहौल को संयत करने के लिए पुरजोर आत्मीयता के साथ कहा, आओ बैठो ना, कहाँ मशरूफ हो, कितनी सुहानी सुबह है। पत्नी बोली, सुबह तो रोज जैसी है, ऐसे ही होती है, घर से तो आपको कोई मतलब है नहीं। तीज का खर्चा कुछ आपने सोचा है, कैसे कैसे होगा? मैंने कहा, कोई नहीं, हो जाएगा सब। तो पत्नी ने कहा कि कम से कम 30,000 रुपए की जरूरत है और ये हमारे मासिक खर्च से ऊपर का बोझ है। मैंने कहा, कैसे, इतना खर्चा कैसे होगा? तो उन्होंने कहा कि कम से कम तीज के सिंजारे और कपड़ों के लिए 20,000 रुपए होंगे। बेटी हेतल और बेटा ऋतिक खिलौनों की मांग बहुत लंबे समय से कर रहे हैं। कम से कम 5,000 के खिलौने उनके लिए भी आएंगे। घर पे मेहमानों के लिए मिठाई खाना और ऊपर से खर्चा होगा, तो 3,000 इसमें भी लगेंगे। मेरे भी दिमाग में बैंकों की EMI की राशि घूम गई कि हाँ, बात तो सही है, कैसे होगा। तभी लेकिन काम करने वाली बाई ने कमरे में प्रवेश किया, हाथ में झाड़ू, और बड़े संयत लहजे में बोली, दीदी 2 दिन के लिए मुझे छुट्टी चाहिए, मुझे अपनी बेटी के पास तीज का सिंजारा लेकर जाना है। तो पत्नी ने कहा, तुमने अभी पिछले महीने छुट्टी ली थी, ये तुम्हारा रोज का बहाना है कि नहीं दीदी, आगे छुट्टी नहीं लूंगी और मुझे 1,000 रुपए की भी जरूरत है, चाहे तो आप मेरी तनख्वाह में से काट लीजिएगा। तो पत्नी ने कहा कि ठीक है, अभी काम करो, फिर बात करते हैं। बाई के जाने के बाद बीवी ने कहा कि इसका तो रोज का इस तरह का काम है, ऐसे ही करती है। मैंने कहा, नहीं कोई बात नहीं, ज्यादा लंबी राशि नहीं मांगी है, 1,000 रुपए दे देते हैं, और वो तनख्वाह में से कटाने की बात कही है। अंत में निर्णय हुआ कि त्योहार के मौके पर 1,000 रुपए हम बख्शीश के तौर पर दे देंगे, उसकी तनख्वाह में से नहीं काटेंगे। ये निर्णय करके खर्चे का हिसाब दिमाग में रखकर अपने अपने कामों पर लग गए। 2 दिन निकल गए, तीसरे दिन काम वाली घर पर आई, तो उसी तरह एक सुबह का टाइम था। तो जस्ट जानने के लिए कि क्या रहा उसकी दिनचर्या, किस तरह से बीती, तो उससे पूछा गया कि क्या किया 2 दिनों में और 1,000 रुपए का कैसे कैसे इस्तेमाल किया। तो उसने जैसे हिसाब उंगलियों पर हो कहा कि दीदी 100 रुपए भाड़े में लग गए, 350 का सिंजारा ले लिया, 150 रुपए वहां पर भेंट में दे दिए, 50 रुपए मुन्नी की गुड़िया ले ली, 200 रुपए राशन वाले के उधार थे वो चुका दिए, और 150 रुपए घर की दवा आ गई। 1,000 रुपए खर्च हो गए, आपने काम ये दे दिया, तो बहुत अच्छे से मेरा त्योहार निकल गया। वो ये कहकर हिसाब बताकर निकल गई। हम सोच रहे थे कि 1,000 रुपए में तीज का त्योहार निपटाना, और वो भी इतनी कुशलता से, कि ये है असल कुशल प्रबंधन, या जो हम कर रहे हैं वो है कुशल प्रबंधन। बहुत ही सुंदर कहानी शहाबुद्दीन जी की।
साबुद्दीन, कहाँ से हैं आप? राजस्थान से? जी सर। जी, आपकी भाषा में पुट, राजस्थान का पुट है। श्री राजकुमार, श्री अखिलेश सिंह। अखिलेश जी हमारे कुशल लेखक भी हैं, कुशल वक्ता भी हैं। स्वागत है अखिलेश जी, आप अपनी कहानी कहिए। डॉक्टर रामा जी और डॉक्टर वंदना जी और रविंद्र जी और यहाँ पर उपस्थित हमारे सम्मानित, थोड़ा सा अपना थोड़ा सा उपस्थित हमारे सम्मानित साथी, आप सभी को मेरा विनम्र अभिवादन। और अभी मैं जो सुनाने जा रहा हूँ एक अनुभव है, एक छोटा सा, और उसी को आप लोग समझ। थोड़ा सा वॉल्यूम बढ़ा लीजिए, जाएगा नहीं, वहां पे लोग नहीं सुन पाएंगे, इधर भी नहीं सुन पा रहे। अभी जा रहा है? कुछ भी कर हाँ, तो एक हमारा अपना पर्सनल अनुभव है, उसी को आप लोगों से के समक्ष में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हमारे एक ऑफिसर हैं, उनका यहाँ CSIR हेडक्वार्टर मतलब ट्रांसफर हुआ था, तो यहाँ पे गेस्ट हाउस में ठहरे हुए थे हरानीबाग। उनको मतलब लगेज वगैरह था और कुछ दिन ठहरे थे, उसके बाद उनको अपने फैमिली के पास जाना था। तो उन्होंने बोला कि ऐसा है, मेरा लगेज है, आप अपने पास रख लीजिए। ठीक, तो लगेज के साथ उसका जूता भी था, तो बोले कि आप इसको भी रख लीजिए। हमने कहा ठीक है। तो जूता वगैरह नॉर्मल हम दरवाजे के बाहर रखते हैं जी, वहाँ रख के, तो मैं उनका जूता दरअसल अपना घर के अंदर रखा है। तो मेरी वाइफ है, बोली कि अपना जूता तो बाहर रखे हुए, अपने ऑफिसर का जूता अंदर क्यों रखे हो? तो हमने कहा देखिए ऐसा है, आदमी जब कोई चीज देता है ना, एक भरोसे और एक विश्वास के साथ देता है कि हमारी चीज संभाल के रखी जाएगी। ऐसा नहीं है कि हम मतलब यहाँ पे उनके जानने वाले नहीं, बहुत सारे लोग हैं जानने वाले, लेकिन उनका एक कहीं ना कहीं विश्वास है कि हमारा चीज सही सलामत रहेगा। बोले ठीक है भाई, जैसी आपकी इच्छा। तो मैं तो अपना मतलब जहाँ था मैं वहीं रख दिया, और सर का जूता अपना रूम के अंदर। हुआ क्या कि 2 दिन बाद जब मैं मतलब ऑफिस के लिए निकला, तो मैं देखा कि मेरा जूता मतलब एक पैर का जूता नहीं था। ठीक, तो फिर मैं अपनी वाइफ से पूछने लगा, हमने कहा ये तो मेरा जूता है ही नहीं। तो बोली तो मतलब लगता है कि मतलब डॉग वगैरह ले गए होंगे। तो हमने कहा देखो, अब मेरा बात कहीं ना कहीं मेरा अंदेशा जो था वो सच निकल गया। तो फिर बोली कि चलिए आप मतलब अच्छा किए जो कि अपने सर का जूता मतलब अंदर रखे थे। तो हमने कहा चलो कम से कम हम उनको जवाब तो दे सकेंगे कि आपकी चीज सही सलामत है। तो इसका अनुभव का यही निष्कर्ष निकलता है कि हमको कोई भी इंसान अगर कोई चीज देता है, एक विश्वास के साथ देता है, और उस विश्वास को कायम रखना हमारी अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है। बस यही था। धन्यवाद। श्री विशाल कुमार, श्रीमती प्रीति जी आप यहाँ आ सकती हैं। श्रीमती प्रीति हरियाणा से संबंध रखती हैं, बहुत ही दबंग और निर्भीक हैं। मंच का कोई दूर दूर तक भी इनको खौफ नहीं है। बहुत ही कुशल वक्ता, कवि हृदय। प्रीति जी आप अपनी कहानी कहिए। सभी को प्रणाम। ये मेरे जानने वाले किसी के साथ कुछ घटना हुई थी, उसी के ऊपर मैंने एक कहानी लिखी है। इसका शीर्षक है थोड़ा सा सहारा। मधुर और माधवी दोनों एक ही कार्यालय में साथ साथ नियुक्त हुए थे। एक ही आयु वर्ग के होने के कारण दोनों में जल्दी ही मित्रता हो गई। लगभग 2 साल साथ बिताने के बाद मधुर और माधवी ने एक दूसरे को जीवन साथी बनाने का फैसला किया। दोनों के ही परिवारों ने सहर्ष इसकी अनुमति भी दे दी। दोनों परिवारों ने एक साझा कार्यक्रम में उन दोनों की सगाई जल्द ही करा दी। शादी की तारीख 2 महीने बाद की निकली। मधुर और माधवी साथ ही उनका परिवार भी शादियों की तैयारियों में लग गए। शादी की लगभग सारी तैयारी हो गई थी और अब शादी के कुल 20 दिन ही शेष बचे थे। तभी माधवी ने महसूस किया कि कुछ दिनों से वह पेट में हल्का दर्द महसूस कर रही है और अब वो बढ़ता जा रहा है। उसने डॉक्टर के पास जाने का निर्णय लिया। कार्यालय में आधे दिन की छुट्टी देकर वे डॉक्टर के पास पहुंची।
वहां कुछ सामान्य जांच करने के बाद डॉक्टर ने उसे कुछ और जांच कराने के लिए अगले दिन का समय दिया। अगले दिन जांच के नमूने देकर माधवी फिर से शादी के कामों में लग गई। लगभग 4 दिन के बाद जब जांच के नतीजे आए तो पता चला माधवी को कैंसर है, जो अभी प्रथम चरण में ही है। माधवी को जैसे ही यह पता चला, उसकी जिंदगी अचानक से उसे बिखरते हुए दिखाई दी। दुखित मन से जब वह घर पहुंची तो माँ ने उससे उसकी उदासी का कारण पूछा। माधवी खुद को रोक नहीं पाई और उसने माँ को सब कुछ बता दिया। माधवी तो जानती थी कि वह ठीक हो जाएगी, लेकिन उसको बस लग रहा था कि मधुर और उसके परिवार को जब पता लगेगा तो उसकी शादी टूट जाएगी। लेकिन मधुर और मधुर के परिवार को बताना बहुत जरूरी था। माधवी ने मधुर को फोन मिलाया और शाम को मिलने के लिए बुलाया। मधुर जब शाम को माधवी से मिलने पहुंचा तो माधवी ने सारे जांच के नतीजे मधुर के हाथ में रखते हुए उसे सब बता दिया और बिना कुछ जवाब लिए और कुछ बात किए वो घर लौट गई। मधुर वहीं बैठा रहा। इतना अचानक सब कुछ हुआ कि वो कुछ सोचने की स्थिति में नहीं था उस समय। अगले दिन मधुर की माँ ने उसे बताया कि पड़ोस में किसी लड़के के साथ कोई सड़क हादसा हुआ है। उस हादसे के बारे में सुनकर मधुर कुछ सोचने लगा तो उसने महसूस किया कि उसके आसपास जितने भी लोग हैं वो किसी न किसी बीमारी से कहीं ना कहीं पीड़ित हैं, लेकिन इलाज और अपनी जीवन शैली में बदलाव की वजह से वो अपना सुचारू जीवन व्यतीत कर रहे हैं। तभी उसने माधवी को फोन किया और मिलने के लिए बुलाया और वो माधवी को लेकर सीधा डॉक्टर के पास पहुंचा और डॉक्टर से बात की। डॉक्टर ने उसे बताया कि माधवी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, लेकिन उसमें कुछ समय, पैसा और आपको संयम रखना होगा। तभी माधवी ने पूछा, खर्च कितना होगा इलाज पर? डॉक्टर ने बताया 20 लाख रुपए लगेंगे। मधुर ने शादी के अगले दिन की शल्य चिकित्सा की तारीख ली और मधुर और माधवी ने तय समय पर शादी की। लगभग 6 महीने इलाज के बाद मधुर और माधवी आज एक सुखद जीवन व्यतीत कर रहे हैं। अगर उस समय मधुर ने माधवी का साथ नहीं दिया होता तो माधवी बीमारी से लड़ने की शक्ति लगभग खत्म कर चुकी होती और आज शायद वो बिना लड़े ही अपनी जिंदगी से हार गई होती। इससे हमें शिक्षा मिलती है कि जब भी हमारे ऊपर मुसीबत आए या हमारे किसी जानने वाले पे मुसीबत आए तो एक छोटा सा सहारा काफी होता है उस मुसीबत से निकलने के लिए। बहुत ही सुंदर कहानी प्रीति जी आपकी। मैं ऐसा मानता हूं कि रोग और बीमारी से हारना नहीं चाहिए बल्कि उसे हराना चाहिए। कहना शायद बहुत आसान है, फिर भी कोशिश रखनी चाहिए कि रोग को हराया जाए। उपेंद्र उपाध्याय, श्री विजय कुमार सैनी जी क्या जुड़ चुके हैं हमारे साथ? सैनी जी, आगे बढ़े। मेरे ख्याल प्रतिभागी जो भी थे, प्रस्तुतिकरण करना जिन्हें था, वो सब खत्म हो चुका। आप सभी को अपनी अपनी कहानी पढ़ते देखे अगर मैं भी थोड़ा सा उत्साहित हुआ हूं कि मैं भी कुछ सुनाऊं आपको, और इसी बीच माननीय निर्णायक मंडल निर्णय भी कर लेगा। और अगर आप कहानी सुनना चाहते हैं, मैं भी कुछ कहना की कोशिश की है, तो आप पहले जी। और अब ये कहानी या किस्से की श्रेणी में आता नहीं है, इसका निर्णय आप कर सकते हैं। मैं थोड़ा थोड़ा कुछ लिखने की, कहने की कोशिश करता हूँ। तो कुछ कहीं बहुत दिन पहले लिखा था कुछ, तो गालिब सीरियल कभी किसी जमाने में टीवी पे आया करता था। अगर आप में से किसी ने, मेरी उम्र के जो लोग होंगे, उन्होंने देखा होगा, नसीरुद्दीन शाह उसमें गालिब के किरदार में दिखाई दिए थे। तो उसके बारे में मैंने कुछ कहने की कोशिश की है। मैं जगजीत सिंह का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, नसीरुद्दीन शाह का बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ, और गालिब का तो हूँ ही, और गुलजार साहब का तो चारों मेरे पसंदीदा कलाकार थे जो एक ही सीरियल से जुड़े हुए थे। तो मुझे उसके बारे में लिखना लाजमी था, तो मैंने लिखने की कुछ कोशिश की है। दिल्ली शहर से खुलूस, इश्क, मोहब्बत, प्यार, लगाव और खुमार के चलते कल यूं ही अचानक मन हुआ बीते हुए लम्हों को दोबारा जीने का। लिहाजा कुछ रोज पहले आकाशवाणी दिल्ली दूरदर्शन के सेल्स काउंटर से खरीदी मिर्जा गालिब सीरियल की डीवीडी डाल दी डीवीडी प्लेयर में, और बाप बेटा दोनों बैठ गए टीवी के आगे बीती हुई यादों को ताजा करने। जो ही बल्ली मारान की वो दलीलों की सी पेचीदा गलियां टीवी पर दिखाई दी, यूं लगा जैसे गुजरा हुआ जमाना कुछ देर के लिए वापस लौट आया हो। दिल्ली की तकरीबन 200 साल पहले की वो गलियां, वो चौबारे, उफ क्या कहूं,
बड़ी बड़ी हवादार वो हवेलियां और उन हवेलियों के आगे वो मेहराबदार दरवाजे, हवेलियों के बीचों बीच वो खुले आंगन, आंगन के किनारे चुपचाप खड़ा वो फलदार दरख्त, हवेली के कोने से छतों के लिए ऊपर जाती बेसहारा पक्की सीढ़ियां और उन सीढ़ियों के नीचे रखे अनाज के चंद बोरे। शाम को घरों के भीतर आलों में जलते हुए चराग, आंगनों में जलती हुई अंगीठियों से ऊपर उठता हुआ धुआं, पक्के खड़ंजों के किनारे खड़ी वो बकरियों के मिमियाने की आवाजें, घरों की दालानों में हुक्कों की गुड़गुड़ाहट के बीच शतरंज खेलते, मौजूदा हालातों पर बहस करते बुजुर्ग, घरों के आगे कंचे खेलते वो जुम्मन, वो रहीम, वो सोहन, छतों से आती हुई कबूतरबाजों की आओ आओ की आवाजें, गली के नुक्कड़ पर मुर्गे तीतर लड़वाते वो शौकीन मिजाज लड़के, दूर किसी मस्जिद की मीनारों से आती हुई मुअज्जिन की अल्लाह अकबर की सुकून और शहद भरी वो आवाज, चांदनी चौक की दुकानों पर सरों पे कश्ती टोपी पहने ग्राहकों से मोल तोल करते वो लाला सुखचैन दास, लाला विशंबर दास, चावड़ी बाजार के बदनाम मोहल्ला से आती हुई घुंघरुओं की वो छम छम, सारंगी के वो तीखे ऊंचे सुर और तबले की वो थाप, वो धमक, इत्र की दुकानों के बाहर खड़ी वो बुर्का परस्त खवातीन और हजरात, अपनी मशक से गलियों में पानी छिड़कता वो मशक पानी वाला, कबीर के पुराने भजन, जीवन क्या है कागज की पुड़िया गाता वो बूढ़ा ब्राह्मण, काला चोगा सर पे साफा और तहमत पहने अल्लाह के रूहानी रंग में रंगा वो मस्त मलंग, वो फकीर। इतना बेहतरीन होमवर्क शायद ही किसी और टीवी धारावाहिक या सीरियल में देखने को मिला हो। हर किरदार, हर पात्र इतना जीवंत, इतना खरा, इतना सच्चा कि अपना सा और दिल के बेहद करीब लगे। भले ही वो गालिब की एक आवाज पर दौड़ के आने वाला उनका नौकर कल्लू मियां यानी मसूद अख्तर हो, या उनकी तुतलाती हुई नौकरानी वफादार हो, या शफाक उर्दू बोलते हुए जौक के किरदार में शफी इनामदार हो, या चारों पहर पाक परवरदिगार अल्लाह की इबादत में सजदा करती गालिब के हर दर्द, हर तकलीफ में शामिल उनकी बेगम उमराव जान के किरदार में तन्वी आजमी, या तबले की थाक पर थिरकती तवायफ नवाब जान के किरदार में नीना गुप्ता हो, या नवाब जान के हर हुक्म की तामील करते उनके नौकर फिद्दन के किरदार में नए जमाने के खलनायक मैकमोहन उर्फ सांबा हो, सबके सब नायाब अदाकारी का बेहतरीन मुजस्समा। मेरा लिखना बेमायनी होगा अगर मैं यहाँ नसीर साहब का जिक्र ना करूं। मेरा मानना है जो शोहरत, जो नाम, जो रुतबा नसीर साहब जैसे अव्वल दर्जे के अदाकार को मिलना चाहिए था और जिसके वो सच्चे हकदार हैं, वो इस मुल्क ने उन्हें नहीं दिया। हालांकि अदाकारी में उनसे कहीं कमतर अदाकारों को ना समझ जनता ने न जाने क्यों सराखों पे बैठा लिया। बहरहाल इस बात में कोई शबो शुबह नहीं कि गालिब दिखने में नसीर साहब से काफी मुख्तलिफ, काफी अलहदा, काफी जुदा होंगे, पर इसे नसीर साहब की पुरजोर पुख्ता अदाकारी का कमाल कहिए या अपने हुनर पर उनकी मजबूत पकड़ के दिल यकी करने पर मजबूर हो जाता है कि गालिब शायद दिखने में नसीर साहब जैसे ही होंगे। वो ऊंची काली टोपी, वो अंगरखा और उस अंगरखे के बीचों बीच वो बांधनी और अंगरखे के ऊपर रंगदार चोगा और पाँव में निहायत ढीला पायजामा, या उनकी चमरौंधे की जूती जिसे हाथों में उठाकर वो कहते हैं, बेगम तुमने सारे सहन को मस्जिद बना रखा है, अब जूतियां पहन के घर में चलना भी मुहाल है। वाह, बहुत खूब। एक और शख्स है जिनके जिक्र के बिना ये लेख अधूरा है, वो है जगजीत सिंह साहब। मेरा ऐसा मानना है शायद इससे बेहतरीन काम उन्होंने दोबारा नहीं किया। वो भर्राई हुई भारी संजीदा दिलकश रूहानी आवाज, किला मुबारक यानी लाल किले में उस जमाने में होने वाले मुशायरों में शायद गालिब ऐसे ही गाते होंगे। गालिब ने सच ही तो कहा था, गालिब व खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं, रोइए जार जार क्या कीजिए हाय हाय क्या, दिल ही तो है न तंग खिश दर्द से भर न आए क्यों, रोएंगे हम हजार बार कोई हमें सताए क्यों। मेरी तरह दिल्ली से खुलूस और मोहब्बत करने वाले अपने सभी अजीजों, अपने दोस्तों से मेरी दरख्वास्त है, गुजारिश है कि वक्त निकालकर एक बार गालिब सीरियल को देखें जरूर। मेरा दावा है वक्त जाया नहीं होगा आपका साहब, बल्कि दिल में मलाल रहेगा कि अब तक देखा क्यों नहीं, अब तक देखा क्यों। सीरियल के कुछ हिस्से ऑलरेडी हमारे सामने आ गए। चलिए, धन्यवाद। महमी साहब, विजय सैनी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, अगर आपकी इजाजत हो तो उनसे
उनका हाँ, कर सकते का हैं। कर देना, कोई बात जी नहीं। जी विजय जी। हाँ, विजय जी नमस्कार। कॉम्प्लेक्स के साथ जुड़े हैं। श्री हाँ, विजय जी। क्षमा चाहता हूँ। हाँ जी जी, कोई क्षमा बात नहीं, चाहता हूँ। चलिए आप अपनी कहानी हाँ, विजय नमस्कार। जी आप अपनी कहानी प्रस्तुत कीजिए। हाँ, मेरी कहानी एक गांव से संबंधित है। जी। शहर से सटा हुआ एक छोटा सा गांव था, जहाँ के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी ही किया करते थे। कुछ अन्य लोगों ने अपनी दुकानें खोल रखी थी, अलग अलग तरह से थोड़ा जीविका चलाते थे, लेकिन मुख्यतः जीविका का साधन खेती ही था। सभी आप अपने चाहें तो परिवार। माइक उतार सकते हैं, आपकी आवाज ठीक से सुनाई नहीं दे रही अच्छा है। अच्छा अच्छा। जी सभी अपने परिवारों में खुश थे। जो जो इस गांव में बच्चे बड़े और शिक्षा का प्रसार हुआ, उनका रुझान शिक्षा की ओर बढ़ा। परंतु इसी दौर में नई पीढ़ी के अधिकतर लोग शिक्षा प्राप्त कर बजाय गांव की उन्नति के ध्यान देने के शहर की चकाचौंध से आकर्षित होकर भ्रमित हो रहे थे। आधुनिकता के वर्तमान दौर में गांव की ज्यादातर आबादी शहर की ओर पलायन कर रही थी। जैसे कि सब जानते हैं कि गांव से लोग शहर में पलायन कर रहे हैं रोजगार के लिए या कुछ अन्य कारणों से। इस प्रकार एक और तो गांव के खेत लावारिस हुए, वहीं पर पलायन कर चुके लोग खेतों की पैदावार न होने से भूखे मरने लगे, क्योंकि शहरों में रोजगार भी इतना आसान नहीं था। हार कर गांव के खेत बिकने लगे और उस पैसे से उन्होंने बड़ी बड़ी कोठियां और कारें खरीद ली। उसी गांव में किरण और राजू दो लोग मतलब पति पत्नी रहते थे। अपने परिवार के साथ इसी गांव में रह रहे थे। एक दिन किरण ने अपने पति सूरज से कहा, सुनो जी, बसंत काका ने भी अपनी खेतों वाली जमीन बेच दी है। वे भी अब बड़ी बड़ी कोठियां और कार वाले हो गए। क्यों ना हम भी अपनी जमीन बेच दें? मेरे भी बड़े अरमान है कार में बैठने के। यह बात सुनकर सूरज बोला, मैं आजकल देख रहा हूं कि तेरा मन भटक रहा है। हर रोज नई नई फरमाइश कर रही हो। अच्छी खासी खेती है हमारी, अपनी अच्छी खुचर हो रही है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, और क्या चाहिए हमें? ये जमीन तो माँ के समान है। किरण एक हंसी हंसकर बोली, किस जमाने की बात कर रहे हो जी? आजकल तो अपनी माँ को ही कोई नहीं पूछता, फिर यह मात्र एक जमीन का टुकड़ा ही तो है। इतना सुनना था कि सूरज आग बबूला हो गया। उसका गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया। वो बोला, ये खेत मामूली जमीन का टुकड़ा नहीं है, इसने हमें पाल पोस कर बड़ा किया है। ये माँ है, मेरी माँ है, इसको बेचने की बात कभी ना करना। धन्यवाद सर। धन्यवाद। बहुत सुंदर प्रस्तुतिकरण सैनी जी। और ये मुझे नहीं पता कि कौन से घर हैं जहां पत्नी सुनो जी कहती है पत्नी को। मेरी पत्नी ने आज तक नहीं कहा। और कहानी कम नाट्य रोमांच ज्यादा। आपने अभिनय भी अच्छा किया बीच में। महिलाओं की आवाज भी आपने अच्छी बेहतर निकाली और पुरुषों की भी, है ना। धन्यवाद विजय जी। थैंक यू। जुड़े रहिए हमारे साथ जब तक निर्णायक मंडल निर्णय लेता है। और कोई और व्यक्ति, कोई और सज्जन अगर अपनी बात कहना चाहते हो कह सकते हैं जब तक निर्णायक मंडल निर्णय ले। और कोई कुछ कहना चाहे, इस खाली समय को भरना चाहे, मैं सुपर्णा से आग्रह करूंगा, अगर सुदेश से आग्रह करूंगा। सुदेश जी कुछ सुनाना चाहें आप जब तक निर्णायक मंडल निर्णय तैयार करे अपना, आप इस खाली वक्फे को भरने के लिए और अपनी प्रतिभा को सामने लाने के लिए कुछ मैं आग्रह करूंगा। किसी से कोई और सज्जन हो जुड़ना चाहें। सुपर्णा, सुदेश आइए आइए आगे। सुदेश जी आए, आप अपना निर्णय तैयार करें। जी मैं सर के कहे अनुसार मैं भी एक गजल प्रस्तुत करता हूँ। जी जी, स्वागत है। गजलिए हो आप भी। आपका असर है जी, धन्यवाद। नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना, नजरों से तू पिला दे, भर दे मेरा पैमाना,
इतनी पिला दे हमदम, फिर होश में न आना, नजरों से तू पिला दे। हम होश खो चुके हैं बनकर तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बनकर तेरे दीवाने। दुनिया का गम नहीं है, दुनिया का गम नहीं है, आंचल में दे ठिकाना, दुनिया का गम नहीं है, आंचल में दे ठिकाना, नजरों से तू पिला दे। बस। इस तरह की कविताएं और किस्से सुनने को मिलेंगे, तो अभी हम रिजल्ट्स के लिए तैयार हैं। मैडम चाह रही हैं कि कुछ और कोई कहे अपनी बात, है ना। बहुत ही सुंदर सुदेश जी ने अपनी गजल सुनाई। सुदेश जी एलिगेरियन है, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से हैं, जहाँ से नसीरुद्दीन शाह और जावेद अख्तर जैसे बड़ी शख्सियतें जहाँ से निकली हैं। और शायद किसी ने अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के शायद डिग्री पे लिखा भी हुआ है, अब्र बन के जो यहाँ से निकलेगा, अब्र बन के जो यहाँ से निकलेगा वो सारे जहान पर बरसेगा। तो सच में ही आप सारे जहान पे बरस रहे हैं। एलिगेरियन यहाँ जो भी निकला है अलीगढ़ से, वो सारे जहां पे अब्र बन के बरसा है। अनिकेत जी भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी बात। नहीं सर, आपने गालिब धारावाहिक की बात की जी। वैसे तो मैं तो पैदा भी नहीं हुआ उसमें, जी, जब आया होगा। जी, मैं भी पैदा नहीं हुआ था जब गालिब थे। अच्छा लेकिन मुझे शौक है उस तरीके के, तो मैंने बाद में देखा। जी, बहुत बढ़िया। शेर साहब नो डाउट एक बड़े अच्छे एक्टर हैं, और गजल सुनने की एक आदत तो रही है। मांग के लिया है, शायद आप लोगों में से कुछ लोग जानते नहीं, मेरी थोड़ी सी फिल्मों में दिलचस्पी है, तो मैं बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा। अमिताभ बच्चन को वो रोल, गुलजार साहब ने अमिताभ बच्चन के लिए रोल ताकीद किया था वो, और नसीरुद्दीन शाह ने बाकायदा गुलजार साहब को चिट्ठी लिखी कि आप अगर ये रोल मुझे नहीं देंगे तो बहुत नाइंसाफी करेंगे, और वो बेहतर हुआ झोली में गिरना था, और वो रोल शायद गालिब, हमें उनसे अंदाजा लगा कि गालिब ऐसे ही होंगे। बेहतर हुआ। जी जी जी, आप अपनी बात कहिए। बस वो सर, मैं 4 लाइन की वही गजल सुनाना चाहूंगा, एक गालिब से ही है जी, जगजीत सिंह जी का। बहुत बड़ा स्वागत है आप। अरे बहुत बढ़िया, तो मिलेगी यार, आप मेरे पड़ोसी हो, आ जाया करो कभी कभी। हर एक बात पे कहते हो तुम कि तू क्या है, हर एक बात पे कहते हैं कि तू क्या है। वाह। तुम्ही कहो ये अंदाज़े गुफ्तगू क्या है, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, रगों में दौड़ते फिरने के हम नहीं कायल, जब आँख से ही न टपका तो फिर लहू क्या है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना सुंदर गाया। अब आपको पता है एक और सिंगर। जी जी, गालिब भी एक ही हुए और जगजीत सिंह साहब भी एक ही हुए, और गुलजार साहब भी एक ही हुए हैं। मजे की बात, इन तीनों कलाकारों में से 2 ऐसे हैं जो सिख धर्म से हैं। जगजीत सिंह जी भी सिख हैं और कटसर्ड है, मोने रहे, और गुलजार साहब भी संपूर्ण सिंह कालरा हैं, वो उनका गुलजार तखल्लुस है सिर्फ। हाँ, और बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। काश ऐसा कर सकते हम, है ना। तो स्वागत है आपका। कुछ और जगजीत सिंह का आप सुनाइए। नहीं, मैं इसके बाद तो इसका आगे दिल ही तो है नो संगो खिश्त आता है। नहीं सर, मैं भी और कुछ कहना चाहते हैं। चलिए, मैं जब तक आप सोचिए, मैं भी थोड़ा सा गाने से जुड़ा हुआ हूँ, तो मैं भी गुलजार साहब का भी फैन हूँ और गालिब का भी, और गालिब का ही जिक्र हो रहा है, और
पहली बार इस मंच से गाने की कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं, और मेरी आवाज बहुत बेसुरी और भौंडी है, तो कृपया झेल लीजिएगा ना। हाँ। दिल ही तो है न संग ख्वाहिश, दर्द से भर नाए, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। कैदो हयातो बंदो हम, असल में दोनों एक हैं। कैदो हयातो बंदो हम, असल में दोनों एक हैं। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। मौत से पहले आदमी गम से निजात पाए क्यों। दिल ही तो है ना संग ख्वाहिश, दर्द से भर नाए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। गालिब खस्ता के बगैर कौन से काम बंद हैं। रोइए जार जार क्यों, कीजिए हाय हाय क्यों। दिल ही तो है ना संग ख्वाहिश, दर्द से भरना। शुक्रिया। पहली बार किसी मंच से गाने की कोशिश की है और बहुत बेसुरा होने के बावजूद। शुक्रिया शुक्रिया। और कोई चाहेंगे? सुपर्णा गाती भी हैं। कोई बात नहीं, सुना दो। सुना। तुम्हारे बिना वो पूरा नहीं हाँ, बात को पूरा नहीं, सही कह रही हैं। कुछ गा दीजिए, फिर सुदेश। नहीं, चाय पी लो, चाय पी लो, हम रिजल्ट बता देते हैं। हाँ। उसके बाद जैसे बीच में रोकना पड़ा था, मुझे तो लगा चाय पी दोबारा सुना तो चाय हो गया। अब निर्णय मैं माननीय निर्णायक मंडल से आग्रह करूंगा कि वो अपना निर्णय तैयार हो गया है, और मैं उनसे आग्रह करूंगा कि निर्णय की घोषणा करें। जी धन्यवाद। सबसे पहले आपका धन्यवाद करना चाहते हैं, हमें निर्णायक चुनने के लिए अवसर देने के लिए। हम आप सब लोगों को सुन आज कुल 9 लोगों ने यहाँ पे भाग लिया है और बहुत ही विविध मुद्दों पर किस्सा गोई और कहानी सुनाई गई है। सबकी कहानियां बहुत ही इंटरेस्टिंग, रुचिकर थी। पत्नी की नाम है मेरा छुपा, तो धीरे से बोल रहा हूँ। लेकिन पूरा अच्छे से हिंदी में बोलना चाहती हूँ, कम से कम यहाँ तो कोशिश करेंगे। और हर प्रतियोगिता में होता है कि कहीं कोई थोड़ा ऊपर कहीं थोड़ा नीचे, इसलिए आप सबने भाग लिया, आप सभी विजेता हैं। फिर भी हमारे पास थोड़ा सा कुछ चयन करने का, क्योंकि काम दिया गया था तो हमें वो काम करना पड़ा। हम घोषित करना चाहते हैं प्रथम पोजीशन के लिए श्री सहाबुद्दीन। और बताना चाहती हूँ, हम दोनों ने अलग अलग
नंबर दिए हैं सब लोगों को, अलग अलग पैरामीटर्स को ध्यान रखने के बाद, और इतना परफेक्ट मैच शायद मैंने कभी नहीं देखा, एक भी चीज ऊपर नीचे नहीं हुई। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो साहबुद्दीन जी धन्यवाद। दूसरे नंबर पर है श्रीमती प्रीति, ये कोई सरप्राइज नहीं है। तीसरे नंबर पर है श्री भगवत सिंह। आपके लिए नोट डाल लो। और हमारे प्रोत्साहन पुरस्कार जाते हैं श्री राजीव पांडे जी को और श्री अनिकेत श्रीवास्तव। धन्यवाद। मैं अपने कॉम्प्लेक्स से जुड़े हुए सभी साथियों से निवेदन करना चाहूंगा, बहुत अच्छा लगा आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभागिता में भाग लिया। हार जीत चलती रहती है, लेकिन आपकी साफ गोई और बहुत ही बढ़िया आपने प्रस्तुतिकरण दिया। मैं सभी का तहे दिल से। मैं भी एक बात कहना चाहता हूँ, पवन बोल रहा हूँ। जी जी जी। ये कल वाली जो प्रतियोगिता हुई थी उसका निर्णय भी बता दीजिएगा। हाँ, यही मिलेगा 11 बजे। 11 बजे है कल वाली प्रतियोगिता है जो 11 बजे है। और राकेश नहीं सर, मैं जो कल हुई है उसकी बात कर रहा हूँ। जी जी जी, उनके निर्णय आ चुके हैं। मैं एक बार है लालचंद जी है? जी, कल वाली जो प्रतियोगिता थी उसके भी निर्णय आ चुके हैं। प्रथम पुरस्कार श्री विजय सैनी जी को। विजय सैनी जी ने 32 अंक लेके श्री विजय सैनी जी प्रथम पुरस्कार के हकदार रहे हैं। द्वितीय पुरस्कार श्रीमती प्रीति जी को द्वितीय पुरस्कार मिला है। और तृतीय पुरस्कार के हकदार रहे हैं श्री भगवत सिंह जी एक बार फिर। और 2 प्रोत्साहन पुरस्कार हैं। साफ नहीं लाल जी, देखना प्रोत्साहन 2 थे ना। एक तो उपेंद्र जी है, वो नंबर डाले थे 4-5 नंबर, ये वो कटे वाला है। मैं बताता हूँ। मेरे मैसेज में भी था ना, उन्होंने भेजा। प्रिंट लिया हो ना मैसेज का, साफ नहीं। ये तो सर एक साहबुद्दीन जी और एक उपेंद्र जी, एक प्रोत्साहन पुरस्कार एक साहबुद्दीन जी और एक उपेंद्र उपाध्याय। जो आप चाहें तो अब हमारे साथ जुड़े रह सकते हैं। अगर आप चाहें तो अपना कैमरा ऑफ भी कर सकते हैं। पवन जी, आप 11 बजे कल सादर आमंत्रित हैं। कल वाद विवाद प्रतियोगिता होगी। डॉक्टर राकेश सिन्हा हमारे साथ HRDC से जुड़ेंगे और RP सिंह जी, हमारे 2 निर्णायक मंडल में 2 निर्णायक रहेंगे कल। 11 बजे आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जी, सुपर्णा अपनी कुछ बात कह रही थी ना जी। नहीं, टाइम कल चेंज हुआ क्योंकि यहाँ DG साहब की कल मीटिंग है, तो उसलिए थोड़ा सा पोस्टपोन करके प्रीपोन कर दिया हमने। पोस्टपोन नहीं, प्रीपोन कर दिया। कल बता भी देंगे, कल इत्तला कर देंगे ना कल सुबह सबको ना। जी जी, सुपर्णा स्वागत है आपका। माननीय निर्णायक मंडल, वरिष्ठ हिंदी अधिकारी और मेरे समस्त साथी, एक कविता मैंने लिखी है। गजल मुझे आती नहीं या गानी नहीं आती। कविता मैंने लिखी है, बहुत दिन पहले लिखी थी। अब बहुत समय से मैं लिख नहीं रही हूँ, काफी दिन पहले की है, वही सुना देती हूँ। मैम ने कहा है तो जरूर सुनाऊंगी जरूर। मेरी जिंदगी कहीं और चल। जब मैं नई दिल्ली आई थी नौकरी करने मैम लखनऊ से, तो मैंने ये लिखी थी। बिल्कुल यहाँ मन नहीं लगता था, तब लिखी थी। मेरी जिंदगी कहीं और चल, जहाँ हो दुआओं का यूं असर कि हर एक अपना साथ हो, रहे दिन कभी भी न रात हो, लगे ना किसी की भी नजर। मेरी जिंदगी कहीं और चल। मुझे पंख दे, मुझे चाह दे, मेरी मंजिलों को राह दे, मेरे ख्वाब को पहचान दे, मेरे हौसलों को उड़ान दे। यूं ही बीत जाए ये सफर, मेरी जिंदगी कहीं और चल। ना साथ हो मजबूरियां, अपनों से क्यों हो दूरियां, मुझे माँ का प्यार सदा मिले, जैसे मंदिरों में खुदा मिले। आसान कर दे ये डगर, मेरी जिंदगी कहीं और चल। ले जा मुझे सपनों तले, जहाँ एक बचपन फिर मिले,
मिल जाए परियों के वो पर, हो चांद पर मेरा भी घर, किसी को ना हो इसकी खबर, मेरी जिंदगी कहीं और चल। जो भी कठिन हो रास्ते, आसान कर मेरे वास्ते, तू मिला उजालों से इस तरह, सुबह का सूरज जिस तरह, रह जाए ना कोई फिक्र, मेरी जिंदगी कहीं और चल। हो सुकून भरी मेरी हर शहर, जैसे सर्दियों में दोपहर, मेरे साथ मेरी अना रहे, मेरा जोश यूं ही बना रहे, कट जाए ऐसे ही उम्र, मेरी जिंदगी कहीं और चल। बहुत बढ़िया, कंपोजर्स नहीं है ना, बहुत बढ़िया। हमारे पास राइटर्स नहीं, कोई कंपोज करता है म्यूजिक, ये बिल्कुल उसके ये लिए गाने के qualify लिए करता है। ऐसा लग रहा है जैसे गाने के लिए इस पे कोई गाना है। अभी नहीं, अभी 2 शब्द में बोलने पड़ेंगे। और? जब तुम दिल्ली आई थी तब का ये भाव है, अभी क्या भाव है? जो तुमने निन्नी के लिए लिखी थी वो सुनाओ। सर मेरे पास है नहीं, मैंने आशीष से कहा तो उन्होंने ये भेज दिया मुझे। कुछ और मैडम भी लिखती हैं शायद, जहाँ तक मुझे मालूम है। आप स्वागत है अगर आप कहें कुछ अपनी बात याद हो तो। मैं ऐसा कुछ लिखती नहीं हूँ, बट ठीक है, मुझे थोड़ा सा लिटरेचर और इस पे शौक है जी। पर हाँ, आप लोगों की बातों पे थोड़ा कमेंट दे सकती हूँ। जी जी बिल्कुल दीजिए। फिलहाल मैं कुछ सुनाने के मूड में नहीं जी, हूँ, लेकिन आपने बहुत अच्छा लिखा और मुझे लगता है कि हमारे कार्यालय में काफी लोग बड़े बड़े क्रिएटिव है, माहिर लोग हैं यहाँ पर, जो भाषा पे अच्छी पकड़ रखते हैं और अपने विचारों को अच्छे तरीके से व्यक्त भी कर पाते हैं। और आज किस्सा गोई वाला कंपटीशन था, लेकिन ये किस्सा गोई से शेरो शायरी गाने तक पहुंच गए, तो ये बहुत अच्छा लगा। मैं भी अगले साल से आप शेरो शायरी पर भी कुछ रखिए, तो मेरे काफी लोग आएंगी। कविता पाठ तो आप रखते ही हो, तो शेरो शायरी वाला भी कुछ करिए। जबान को जिंदा रखने की कोशिश है कि उर्दू कहीं खत्म ना हो जाए। हालांकि मैं तो हिंदी भाषी हूँ। वैसे तो ये हिंदी दिवस है, लेकिन उर्दू के काफी सारे शब्द हिंदी में भी हैं, तो उर्दू और हिंदी तो एक दूसरे से जुड़ी हुई है। पर हम भाषा की बात करते हैं तो हिंदी तो ऐसी भाषा है जिसमें आप सब भाषाओं के शब्द बिल्कुल आपको मिलेंगे। तो हम तो रोज हिंदी में ही आपस में बात करते हैं, तो ऐसा तो कुछ है नहीं कि हमें उसको स्पेशली सेलिब्रेट करना पड़े। पर अपने कार्यालय के माहौल में, और क्योंकि हम अंग्रेजी में ही सारा समय काम करते हैं, घर जाकर ही हमें अपनी भाषा की याद आती है, तो हम उस माहौल को जीवित करने के लिए एक तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, मनाते हैं कि हम अपनी भाषा में बात करें, और जो बातें हम इंग्लिश में अच्छे से कह लेते हैं वो अपनी भाषा में भी कहने की क्षमता रखें। मेरे ख्याल से अब वो पीढ़ी अब धीरे धीरे कम होती जा रही है। हमारे बच्चों को हमारी अपनी भाषा अच्छे से नहीं आती है, और ये बहुत सरप्राइजिंगली बड़ी दुख का विषय है। अपनी भाषा अगर वो हिंदी घर में भी बोलते हैं तो बट दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, वो अपनी भाषा के लिए कॉन्फिडेंट नहीं है। वो इंग्लिश तो अच्छे से जो सीख रहे हैं उसमें अच्छे से पकड़ ले लेते हैं, लेकिन अपनी भाषा नहीं बोल पाते, अपनी भाषा को लिख के व्यक्त नहीं कर पाते। तो ये इंग्लिश सिखाओ मेरे बच्चे, ये थोड़ा सा दुख का विषय है जिसको हमें थोड़ा सा देखना है। खुद माँ बाप को अपने घर में अपने बच्चों को इस बारे में देखना है। स्कूल के टीचर के भरोसे नहीं बैठे जा सकता, उनको अपनी भाषा की इज्जत करना सिखाना है। इनफैक्ट बच्चों के अंदर ये मन में आ गया है कि हिंदी बोल के कहाँ जाएंगे, रोजगार ये पेरेंट्स के ही नहीं होना चाहिए। आपको हिंदी में अपनी भाषा में, चाहे हिंदी हो चाहे अपनी आपकी कोई दूसरी भाषा भी हो, उसमें भी अच्छी पकड़ होनी चाहिए कि कभी मौका मिले तो उस पर भी बात करें, उस पर भी लिखें। हम कार्यालय में अब हिंदी में काम करना भी सीख रहे हैं, हमें मजा आता है हिंदी में नोटिंग ड्राफ्टिंग करने में। हम लोग हमारे नोट में ज्यादातर साइंटिफिक टर्म होते हैं, लेकिन उनको ट्रांसलेट करके नए वर्ड बनाना अब एक तरीके से आदत पड़ गई है हमारी भी, और आसान भी हो गया, ऑटोमेटिकली गूगल वॉइस टाइपिंग करने लग गए हैं। जब बहुत ज्यादा टेक्निकल हो जाता है तब हम इंग्लिश में जाते हैं, अदरवाइज ये कोशिश यही होती है कि इसको बाइलिंगुअल रखें और हिंदी में ज्यादा से ज्यादा करें। और हमारे पास जो मेल्स आती है ना, सबसे एनकरेजिंग लगता है कि जो ईमेल में छोटा सा ही मैसेज हो वो हिंदी में आए, हिंदी में, तो वो आपको बाध्य करता है कि आपको जवाब भी हिंदी में ही देना। इनफैक्ट हिंदी में काम करते करते ये आदत पड़ गई है कि अब मैं तो सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सिग्नेचर भी हिंदी में ही करती हूँ। मैंने इंग्लिश का सिग्नेचर
बैंक तक सीमित रखते हैं, जो वहां पर रजिस्टर्ड हो गए हैं तो वही करने पड़ेंगे, पर ऑफिशियल डॉक्यूमेंट में सारे सिग्नेचर हिंदी में ही जाते हैं और वो अपने आप ही हो जाते हैं। ऐसा नहीं कि हम कोई सोच के कॉन्शियस माइंड से करते हैं, नहीं, वो अपने आप ही हो जाता है। और एट टाइम सोचना पड़ता है जब हम कहीं बाहर बैंक के किसी काम में जाते हैं कि भी हम हिंदी में साइन ना कर दें, गड़बड़ हो जाती है तो सोचना पड़ता है कि यहाँ पर दूसरे साइन करने हैं। तो ये एक तरीका है, बट हम चाहते हैं कि हिंदी में ज्यादा से ज्यादा काम करने वाले हों। साइंटिफिक स्टाफ में तो हम कोशिश कर ही रहे हैं, बाकी और जो एडमिन स्टाफ है जो आराम से हिंदी में कार्य कर सकता है वो ज्यादा से ज्यादा करें और हिंदी में ही अपने डॉक्यूमेंट्स का आदान प्रदान करें। तो इस तरीके से सबके मन में भी एक विचार आएगा कि उन्हें भी इस पे काम करना है। और रोज हर साल जो आपके हिंदी भाषा की जो राजभाषा समिति का मुआयना और वो सब होता है और सब देना पड़ता है, उसमें बार बार अपने आप को जस्टिफाई ये न कहना पड़े कि हम लोग हिंदी में कम काम करते हैं, हम करते हैं। झूठा नहीं लिखना पड़े कि हम हिंदी में कम काम करते हैं, हम सच बात लिखें कि हाँ हम हिंदी में जितना संभव हो सकता है उतना हम करते हैं। इसलिए हम आजकल इंटरनेशनल कोलैबोरेशन में जो MOU साइन होते हैं वो भी हिंदी में कर रहे हैं। और इन कार्यक्रमों का जो मकसद होता है वो मकसद भी यही है कि आखिरकार हमें काम हिंदी में करें हम, है ना। जो दुनिया में जो जबानें खत्म होती जा रही हैं धीरे धीरे, चाहे घर हो चाहे दफ्तरों में। पहले मैं जब नया नया हिंदी अधिकारी बन के आया था तो बहुत निराशा होती थी कि यार मैं कैसा मेरा काम गंजों के शहर में कंघी बेचने जैसा काम है ना, और नेत्रहीनों के शहर में आईने बांटने जैसा काम है जिसको कोई नहीं खरीदना चाहता है और कोई। लेकिन क्योंकि बाद में जैसे जैसे धीरे धीरे नौकरी आगे बढ़ती गई तो मुझे लगा कि ऐसा काम तो कोई कर ही नहीं रहा कहीं, पूरे दफ्तर में किसी को ऐसा काम नहीं कि अपनी जुबान को मांझने का और जिंदा रखने का काम हो। तो कोशिश की है कि बड़े अच्छे से करूं जो भी काम है। और ये जो मुशायरे और कवि सम्मेलन भी हम करते हैं उसी कड़ी में एक और आगे कदम है कि काम हम हिंदी में करें। और अभी आपने उर्दू और हिंदी की, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा भी है कि यार आप उर्दू को बहुत ज्यादा तरजीह देते हो। तो मैं मेरे घर में, क्योंकि मेरे वालिद मेरे पिताजी उर्दू पढ़े हुए हैं, फारसी पढ़े हुए हैं, तो उनसे मुझ में आई ये। और जो पुराने जो भी लोग जो पंजाब से हरियाणा से जो लोग संबंधित हैं वो सभी लोग उर्दू जानते हैं, पढ़ते हैं। और ये हमने हिंदी को चोटी लगा दी और उर्दू को हमने टोपी पहना दी। लेकिन जबान में मुझे नहीं लगता कि भाषाएं रीजन्स की होती हैं, रिलीजन की नहीं। रिलीजन की कोई भाषा नहीं होती, हमने उर्दू और हिंदी में बांट दिया उसको। किसी ने कहा भी है कि कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, कलंदर संगे मरमर के मकानों में नहीं मिलता, मैं असली घी हूं बनिए की दुकानों में नहीं मिलता। जो सगी बहनों सा रिश्ता है हिंदी और उर्दू में दुनिया की किन्हीं और दो जुबानों में नहीं मिलता। हिंदी और उर्दू का जो सिंटैक्स है वो एक ही है। जैसे उर्दू में मैं जा रहा था, मैं खा रहा था, वो सब उर्दू में भी वैसे ही है जैसे हिंदी में है। और जहां हमें हिंदी समझ आना बंद हो जाती है हम कहते हैं ये उर्दू है, जबकि ऐसा नहीं। हमें जितनी मुश्किल हिंदी लिखी हुई है उतनी अच्छी अट्रैक्ट करती है, आकर्षित करती है। जितनी मुश्किल उर्दू लिखी हुई हो फारसी नुमा वो अच्छी लगती है, जबकि ऐसा नहीं है। जबान कब हिंदी हम बोल रहे हैं कब उर्दू बोल रहे हैं। हजारों शब्द हैं जो हिंदी में, ऐसे शब्द हैं जो हम या तो टर्की के बोल रहे हैं या फ्रेंच बोल रहे हैं और हमें मालूम भी नहीं। हमारा अंग्रेजी का काम है हर साल वो जो अपने लेक्सिकॉन है, डिक्शनरीज हैं, ऑक्सफोर्ड की हैं, वो नए शब्द ले लेते हैं, 200-250 शब्द वो ग्रहण कर लेते हैं। और हम अंग्रेजी के शब्द निकाल देते हैं, दूसरी हम उर्दू के शब्द हैं उनको निकाल देते हैं। कुर्सी, कमरा, बाल्टी, संदूक, बंदूक सब बाहर के शब्द हैं, हमारा एक भी शब्द नहीं है। और हम इस्तेमाल करते हैं हजारों शब्द डेली और हमें मालूम भी नहीं है कि हम ये इस्तेमाल कर रहे हैं। और तो मेरा ऐसा मानना है कि मुश्किल जबान में लिखना बहुत आसान है, आसान जबान में लिखना बहुत मुश्किल है ना। हम दफ्तरों में भी कोशिश करते हैं, जब हिंदी लिख रहे होते हैं तो हम उसको इतना मुश्किल, इतना क्लिष्ट कर देते हैं कि हमें लगता है कि आगे वाला वो इम्प्रेस होगा। हम किंग कर्तव्य विमूढ़ लिख के हम बहुत तो कोशिश करें कि कार्यालय में लिखी जाने वाली हिंदी भी बहुत सरल हो, अच्छी हो। और इन्हीं सब शब्दों के साथ में अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत अच्छा आज का कार्यक्रम रहा, बड़ा मिला जुला।
कहाँ से हम शुरू हुए थे और कहाँ पे खत्म हुए, और दोनों आदरणीय निर्णायक मैडम्स ने भी बहुत अच्छी अपनी टिप्पणियां रखी हमारे सामने, और श्रोता आखिर से अंत तक कोई कम नहीं हुआ, मेरे ख्याल एक दो बड़े ही होंगे, है ना? तो और बहुत अच्छा रहा, और आप सभी का धन्यवाद, आभार, निर्णायक मंडल का आभार, सभी प्रतिभागियों को बधाई, और उम्मीद करते हैं कि आगे जो 2 प्रतियोगिताएं और शेष है उनमें भी आप सभी बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। और एक नए गजलकार हमें मिले हैं, अनिकेत जी, तो स्वागत है। और भगवत जी हमारे हरफन मौला हैं और मेरे महानायक भी हैं, और सभी का धन्यवाद। मेरी पूरी टीम के लिए एक बार मैं चाहूंगा कि जोरदार ताली। मैं बार बार कहता हूं, मैं सिर्फ एक चेहरा हूं यहाँ सामने बैठकर बोलने वाला, जो पीछे काम होता है वो सारी मेरी टीम करती है। लालचंद जी करते हैं, सुदेश करते हैं, सुभाष जी हैं, श्रीकांत जी हैं, सुपर्णा है, सुरेंद्र हैं, तो मेरी टीम है, मेरी बाजू है ये, और मेरी टीम पे मुझे गर्व है। इनके साथ रहते हुए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, और एक बार फिर से मेरी टीम के लिए साल भर हम इंतजार करते हैं हिंदी पखवाड़े का, शुक्रिया, इसी वजह से। शुक्रिया, धन्यवाद। बहुत अच्छे प्रोग्राम होते हैं जो